हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो बेटा जी, फॉरेक्स का क्वेश्चन है आरटीपी में। वही एएफएम आरटीपी नवंबर 24 चल रहा है हमारा। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर यदि बात करता हूँ। फिर जैसे इसमें देखिए, अगर तो आपको नोस्ट्रो वोस्ट्रो ये कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर तो चलो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, यू कैन स्किप बेसिकली। बट अगर आप नहीं जानते इन कॉन्सेप्ट को और मैं इसका आंसर रीड करा दूं या बना दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस बंदे को यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो यार आंसर देख के कुछ नहीं करेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी पहले देखो, हमने जाना तो आईसीए मॉड्यूल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा पता चल जाए कि यार भाई ये कहानी है क्या। अब जैसे यूएस में एक्सपोर्टर बैठा है यूएसए में, ये हमारा इंडिया बेस्ड इंपोर्टर है, इसका नाम है मिस्टर ए। इसने इससे गुड्स इंपोर्ट किए हैं $50,000 के, जिसकी अब पेमेंट ड्यू हो गई है कि अब ये पेमेंट करनी है। अब इंडिया वाले बंदे का एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में इस इंडियन बंदे का अकाउंट यहाँ है। तो नेचुरली इसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना, इसको बैंक जाना है अपने और इस बंदे के सारे डिटेल्स दे देनी है, अकाउंट नेम, बिजनेस नेम, वो सारा अकाउंट नंबर जो भी है। और एचडीएफसी को कहना है कि इसे $50,000 यहाँ ट्रांसफर कर दे। एचडीएफसी कहेगा ठीक है जी, आपका करंट अकाउंट हमारे पास है, तो आप हमें ऑथराइजेशन दे दें। $83 पॉइंट समथिंग का आ रहा है, हमारे कुछ चार्जेस भी हैं, तो आपका काम हो जाएगा, इंस्टेंटली हो जाएगा काम। तो ये तो बात समझ में आ गई ना कि पेमेंट ऐसी होगी। ऐसे तो होगी नहीं कि भाई ये बंदा यहाँ $50,000 लेके यूएस जाएगा, नहीं नहीं, फिजिकली थोड़ा ना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही होनी है। अब एचडीएफसी के एंगल से सोचें कि वो ये पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा। उसने इंडिया में तो इस बंदे से रुपए ले लिए, अब इसकी कोई सिरदर्दी नहीं है, इसे पता है मेरा बैंक थोड़ी देर में ही पैसे ट्रांसफर कर देगा। अब एचडीएफसी इस ट्रांजेक्शन को एंड कैसे करेगा, ये सोचें थोड़ा सा। सर एचडीएफसी ऐसे तो है नहीं कि फिजिकली कोई बंदा भेजेगा और पेमेंट करवा के आएगा यूएस में। एचडीएफसी का हो सकता है कि अमेरिका बेस्ड बैंक में, अमेरिका के बैंक्स में अकाउंट हो, जिस अकाउंट में डॉलर्स में खूब सारा पैसा एचडीएफसी ने जमा किया हो, और इंस्ट्रक्शन मिलते ही इस अमेरिकन अकाउंट में से पैसा इस यूएस वाले बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी होगा बिजनेस तो भाई, पर और तो कोई तरीका लग नहीं रहा। ऐसे ही होना चाहिए। यही टॉपिक है आज का, कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो ये सब हमने सीखने हैं। अब हमने इसमें क्या बोला कि एच डी एफ सी विल बी हैविंग अकाउंट विद एन अमेरिकन बैंक इन यूएस डॉलर, मतलब कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट होगा, उससे वो ये ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट कर पाएगा बहुत बैठे बैठे आराम से। ठीक है जी। लाओ जी, देखें मॉड्यूल क्या कहता है। मॉड्यूल में पहुंचना बेटा आपने, ये पेज नंबर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, 10.6 पेज है। तो यहाँ पे जी हमारे पास तीन टर्म्स बेसिकली समझानी जानी है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो। आओ देखें क्या कहता है। इन इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या इंटरबैंक ट्रांजेक्शन में ऐसा बिल्कुल होगा ही होगा। बैंक मेंटेन थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन डिफरेंट करेंसीज। आगे वो इंटरनेशनल वाली बात भी कहता है, ये बैंक तीन तरह के खाते मेंटेन करते हैं ताकि पैसा क्विकली ट्रांसफर हो सके डिफरेंट करेंसीज में। अब ये तीन खाते कौन से हैं? सर पहले खाते का नाम है नोस्ट्रो, वोस्ट्रो अगला, तो लोरो। नोस्ट्रो मीन्स आवर, देन सेकंड वन वोस्ट्रो मीन्स योर, लोरो मीन्स देयर। नोस्ट्रो मतलब हमारा, फिर योर मतलब आपका, देयर मतलब उनका। अब बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड, अब बहुत ध्यान से समझना, जो मैंने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया वो आने लगा। बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक इन अ फॉरेन कंट्री इन होम करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ये देखो सर, एचडीएफसी का अकाउंट अमेरिकन बैंक के साथ यूएस डॉलर में कहाँ मेंटेन्ड है? अमेरिका में। इस अकाउंट को क्या कहते हैं? बस बोलने लगा आईसीआई, इज नोन एज नोस्ट्रो। बैंक के एंगल से नाम है जी नोस्ट्रो, मतलब ये हमारा अकाउंट है, हमारे बैंक का अकाउंट है दूसरे किसी बाहर के बैंक के साथ, ताकि जरूरत पड़ने पे जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स करनी है मनी की, वो हम कर पाए। कहते हैं नोस्ट्रो को हम ऐसे भी कहते हैं, आर अकाउंट विद यू। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन बैंक का स्विस फ्रैंक अकाउंट विद ए बैंक इन स्विट्जरलैंड। आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडियन बैंक का यूएस डॉलर अकाउंट विद ए बैंक इन यूएसए। तो दिस इज बेसिकली नोस्ट्रो, ध्यान रखेंगे।
अब वोस्ट्रो क्या होता होगा सर? वोस्ट्रो फिर रिवर्स सोचो ना। अब यूएस वालों को भी इंडिया में पेमेंट पेमेंट करनी है, तो वो भी इंडियन बैंक्स के साथ कोई अकाउंट मेंटेन कर लेते होंगे। तो बस वही बात है कि भाई ये उनके लिए, यूएस वालों के लिए तो नोस्ट्रो है, हमारे बैंकों के लिए वोस्ट्रो है। जो हमारे बैंक का अकाउंट बाहर है, आर, वो है आवर्स बेसिकली, वो नोस्ट्रो है। और उनका जो यहाँ आ जाना है, भाई वो हमारे लिए वोस्ट्रो हो जाना है। पढ़ के देखें। वोस्ट्रो अकाउंट इज द अकाउंट विच इज हेल्ड बाय फॉरेन बैंक विद द लोकल बैंक। सो इफ सिटी बैंक maintains an account with SBI, it will be a vostro for स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि ये एसबीआई का फॉरेन अकाउंट नहीं है भाई, ये किसी फॉरेन बैंक का एसबीआई में अकाउंट है। तो ये क्या कहलाएगा? वोस्ट्रो। द अकाउंट विच इज नोस्ट्रो फॉर वन बैंक बिकम्स वोस्ट्रो फॉर अनदर। जैसे ये इंडियन बैंक स्विट्जरलैंड, ये इंडियन बैंक के लिए नोस्ट्रो है, स्विट्जरलैंड के एंगल से सोचें वोस्ट्रो है। फिर भाई ये लोरो कौन होता है? लोरो, उसकी भी बात करें। When the domestic bank uses the account of third party banks which holds a nostro to settle the foreign exchange transaction, these type of transactions are included under LORO। अब ये लग रहा है कि किसी छोटे बैंक ने ना जैसे बड़े बैंक की सहायता ली है। अब जैसे हमने दिखाया एचडीएफसी का अकाउंट बाहर है जो कि नोस्ट्रो है। अब कोई छोटा बैंक है, उसको पेमेंट करवानी है, अब वो एचडीएफसी के इस नोस्ट्रो को यूज करेगा, तो उसे लोरो कहने लग जाएंगे। पढ़ के देखते हैं। For example, HDFC has an account with Citibank, but IDBI does not have any nostro with Citibank। IDBI के पास Citibank पे nostro नहीं है। IDBI has to pay bill of imported machinery from USA on the behalf of its customer। अब केस फंस गया उसका। IDBI के किसी कस्टमर ने यूएस से मशीनरी मंगवा रखी है, पेमेंट करनी थी। अब IDBI का अपना अकाउंट है नहीं है नोस्ट्रो वाला। IDBI आएगा HDFC के पास। IDBI बैंक अप्रोचेज दी HDFC, वो कह रहा है भाई साहब हमारी ये पेमेंट करा दो। अब HDFC एक मिडल मैन की तरह आ गया बीच में, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, IDBI और सिटी को। इस तरह के अकाउंट को जब ये इंटरमीडियरी के थ्रू अकाउंट यूज कराया जाता है, उसे लोरो प्रोविजन कह देते हैं, उसे लोरो अकाउंट कह देते हैं भाई। तो ये भाई मस्ट हैव नॉलेज है अगर आपने वो क्वेश्चन करना है। टॉपिक बहुत पुराना, ओल्ड से ओल्ड कोर्स में भी था, पर कई बार ये थोड़ा नेग्लेक्टेड रहता है, करा नहीं होता है, तो भाई ध्यान दे लेना। अब इसके साथ दो छोटे टॉपिक और जुड़ते हैं, फिर मैं आपको मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन भी करा दूंगा इसी बहाने, क्योंकि अब जब बात शुरू हो ही गई है, फिर वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। सर एक्सचेंज पोजीशन पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में आपसे ये लोग, या ये आपसे पूछेंगे कैश पोजीशन, ये दोनों भी पूछी जा सकती हैं। एक्सचेंज पोजीशन, सर अब ये एक्सचेंज पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक बैंक ने फॉरेन करेंसी कितनी परचेज और सेल की कमिटमेंट कर रखी है, उसकी स्टेटमेंट है कि भाई कहाँ कहाँ पे वो कह रहा है कि ये मैं परचेज कर लूंगा, कहाँ कहाँ पे कह रहा है मैं सेल कर दूंगा, उसकी एक स्टेटमेंट एक्सचेंज पोजीशन। इट रेफर्स टू टोटल ऑफ परचेज एंड सेल कमिटमेंट ऑफ बैंक टू परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज वेदर एक्चुअल डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट। जैसे आपने देखा फॉरेक्स के चैप्टर में, बैंक के पास लोग आते हैं, कहते हैं जी डॉलर आने हैं 3 महीने बाद, आपको बेचने हैं। तो उनके एंगल से वो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक के एंगल से परचेज। फिर बंदे आते हैं जी 3 महीने बाद डॉलर पे करने हैं, आपसे खरीदने हैं, तो बैंक एक फॉरवर्ड सेल कर देता है। तो ये सारी सेल परचेज एक्सचेंज पोजीशन वाली स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। इन अदर वर्ड, ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर विच बैंक हैज एग्रीड टू बी काउंटर पार्टी आर एंटर्ड इनटू एक्सचेंज पोजीशन ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई डिलीवरी हो या ना हो, अभी डिलीवरी हो रही है तो लिखना ही है, नहीं भी हो रही तो भी लिखना है। अब कैश पोजीशन, सर कैश पोजीशन में आपको बता दूं, ये आपकी नोस्ट्रो अकाउंट की पासबुक है। सिंपल सी बात, जो आपका नोस्ट्रो अकाउंट है ना वो अमेरिका वाले बैंक के साथ, उसमें कितने पैसे आपके जमा हैं, कितने आपने उसमें से निकाल लिए, कितने और डाल दिए, ये है कैश पोजीशन बस। तो अब एक्सचेंज पोजीशन में तो आपने प्रॉमिस कर दिया जी मैं परचेज करूंगा, परचेज किया थोड़ा ना, अभी सेल करूंगा, प्रॉमिस कर बेचा थोड़ी ना है। एक्सचेंज पोजीशन में तो वो चीजें भी आती हैं, पर नोस्ट्रो अकाउंट की जो पासबुक बोले वो कैश पोजीशन है। इट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इन बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट। सिंस ऑल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑफ बैंक आर रूटेड थ्रू नोस्ट्रो, it is credited for all the purchases and debited for all the sales।
फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं तो इस बैंक अकाउंट में जमा होगी, बेच रहे हैं लोगों को तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपने पैसा निकाला है, आपने डॉलर निकाले हैं, लोगों को बेच दिए हैं, तो नॉर्मल डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब चलेगा भाई साहब। अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इट शुड however बी नोटेड दैट ऑल डीलिंग्स वेदर डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज पोजीशन। कहते डिलीवरी हुई है चाहे नहीं हुई है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक्सचेंज पोजीशन को तो रिफेक्ट करेंगी। मतलब अगर फॉरवर्ड बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो आपकी बाइंग सेलिंग वाली पोजीशन को इफेक्ट करेगी वो चीज़, कि यू आर कमिटेड कि आप परचेज करने जा रहे हो, यू आर कमिटेड कि आप सेल करने जा रहे हो। बट कैश पोजीशन नॉस्ट्रो अकाउंट सिर्फ तभी एंट्री लेगा जब फिजिकली ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब उसमें पैसा निकाला गया है या डाला गया है। बट कैश पोजीशन इज अफेक्टेड ओनली व्हेन द एक्चुअल डिलीवरी इज टेकन प्लेस। देयरफॉर ऑल ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग द कैश पोजीशन विल अफेक्ट द एक्सचेंज पोजीशन। बात सही है, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब ट्रांजेक्शन एक्सचेंज पोजीशन को इफेक्ट कर सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि उससे कैश पोजीशन भी इफेक्ट हो। पर अगर ट्रांजेक्शन कैश पोजीशन को इफेक्ट कर रही है तो एक्सचेंज पोजीशन को डेफिनेटली करेगी। अब देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आप मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन है भाई साहब, ये भी अगर देखना चाहते हैं तो जरूर देखें। सपोज यू आर ए डीलर ऑफ एबीसी बैंक एंड ऑन 2010-14 यू हैड अ बैलेंस इन योर नॉस्ट्रो अकाउंट विद XYZ बैंक इन लंदन, इतने पाउंड का बैलेंस है और आपकी ओवरबॉट पोजीशन है। ये ओवरबॉट एक्सचेंज पोजीशन है, मतलब कि आपने परचेज ज्यादा कर रखा है कंपेयर टू दी सेल्स। मतलब परचेज के सौदे आपने ज्यादा किए हैं कंपेयर टू दी सेल्स, तो ये परचेज वाला बैलेंस है आपका। तो ड्यूरिंग द डे, अब ये एक पर्टिकुलर दिन का ही डाटा, ये सब हो जाता है एक दिन के अंदर। एंड में कुछ और भी कहता हूँ, वहां तक जाने से पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन के अंदर दो कॉलम बनाने पेपर में, परचेज सेल। फिर आपने ओपनिंग बैलेंस की तरह लिखना है। अगर ओवरबोट है इसका मतलब आपकी पिछले दिन जो परचेजिंग हुई है करेंसी की वो ज़्यादा हुई है। जैसे आपने 10 लाख पाउंड खरीदे, 9 लाख की कमिटमेंट की बेचने की, तो इसे ओवरबॉट पोजीशन कहते हैं। तो ये 35,000 पाउंड यहाँ पे आए हैं बेटा, आप ये देख रहे होंगे 35,000 पाउंड। ठीक है, ये नोस्ट्रो अकाउंट नहीं, एक्सचेंज पोजीशन है। अब ट्रांजेक्शन देखें, डीडी परचेज, डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर रहे हो तो भाई यहाँ पे परचेज में ऐड होगा। और देखें, परचेज है बिल ऑन लंदन, फिर परचेज कर रहे हो, 40,000 परचेज में ऐड हो गया। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए आपने फॉरवर्ड बेसिस पे मान लिया कि हम इतने बेचेंगे तो सेल में जाएगा। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, भाई देखो आपने पहले परचेज कोई कमिट की थी तो इस कॉलम में आया होगा, अब वो कैंसिल हो गया, तो कैंसलेशन ऑफ परचेज मतलब इज रिवर्सल ऑफ परचेज, तो शो कैसे होगा, सेल की तरह, क्योंकि मैं यहाँ परचेज में डाल रखा है इस चीज को। अब वो कह रहे नहीं हमने नहीं करना, जैसे आपको अर्ली कैंसलेशन ये सब आपने किया हुआ, तो एज ए डीलर आपकी परचेज पोजीशन हल्की हो रही है इसमें, तो आपने सेल की तरफ लिख दिया। जब आप नेट बैलेंस निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस हो रहा होगा। रिमिटेड बाय टीटी, अब आपने टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए पैसा रिमिट किया है, तो नेचुरल है जब आप पैसा रिमिट कर रहे हो तो किसी को बेचा आपने पाउंड को, तो ये सेल है, तो सेल की तरह यहाँ एंटर होगा। फिर उसके बाद कहता है जी ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड। अब जैसे किसी को ने आपसे पाउंड्स में ड्राफ्ट बना लिया, जैसे हम लोग बनाते हैं, तो बैंक जाते हैं, बैंक हमारे से पैसे ले लेता है, ड्राफ्ट बना देता है, फिर वो ड्राफ्ट आगे किसी को पे करना होता है। अगर बाई चांस वो पे ही ना करना हो, जैसे किसी कोर्स में पुराने जमाने की बात करें, एडमिशन फीस देनी है, पेमेंट पे फी पेबल बाय ड्राफ्ट ऐसे कहते थे, बैंक गए ड्राफ्ट बना के ले आए, बाद में पता चला ये कोर्स तो करना ही नहीं, छोड़ो यार। अब बैंक जाएंगे, कहेंगे ये ड्राफ्ट खरीद लो जी हमारे से, खरीद लो जरा ये ड्राफ्ट, हमें कैंसिल करवाना है, हमारे पैसे वापस दे दो। तो यहाँ बैंक जब ड्राफ्ट इशू कर रहा है तो समझो बेच रहा है पाउंड को। अगर मान लो ड्राफ्ट कैंसिल हो रहा है तो वापस आ रहा है, तो परचेज हो रहा है, तो ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड। तो पूरे दिन में एक्सचेंज पोजीशन को सारी ट्रांजेक्शन्स ने बोला था कि इफेक्ट करना है, वो हो चुका है। अब दिन भर का जब टोटल लगता है तो परचेजेस का टोटल ये हो गया, ओपनिंग मिला के सेल्स का टोटल आज का इतना है, तो नेट ओवरब्रॉट पोजीशन आपकी बचती है 20,000 की। मतलब अभी भी आप ये कह सकते हो ओवरबॉट पोजीशन है, बट अब 20,000 पाउंड पे आ गया है, क्योंकि ड्यूरिंग दी डे आपने परचेजेस भी किए हैं बट सेल्स ज़्यादा हुई हैं, उस वजह से बैलेंस नीचे आ गया। ये समझ आया सर? अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा समझा दूंगा।
अब आता है जी कैश पोजीशन नॉस्ट्रो अकाउंट। यार ये ना अब इंस्टीट्यूट बनाता है ऐसे है, वैसे आप डेबिट क्रेडिट नॉर्मल लिख के भी बना लो यार, ऐसे क्या जरूरत पड़ी है आपको कि भाई ये जैसे बैंक स्टेटमेंट टाइप बना लो, डेबिट क्रेडिट नॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखो जी, उनके दिखाने की कोशिश ये है कि भाई आपके पास बैंक में पैसा है, नॉस्ट्रो बैंक में 65,000 पाउंड। तो अगर मैं इसको ऐसे बैंक स्टेटमेंट की तरह लिख लूँ, ओपनिंग बैलेंस जो बैंक की बुक्स में क्रेडिट में आएगा ना 65,000, मेरा वहाँ पैसा जमा है। अब इसको कितनी चीजें इफेक्ट करेंगी? सर जब आप बिल परचेज कर रहे हो इससे तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल आगे जाके जब भाई क्लियर होगा तो फिर पैसे आएंगे ना। फॉरवर्ड बेच रहे हो इससे भी कुछ नहीं होगा, फॉरवर्ड कैंसिल कर रहे हो इससे भी कुछ नहीं होगा। बट व्हेन यू आर रिमिटिंग द टीटी, मतलब आपको किसी ने कहा कि यार हमें ना लंदन में पेमेंट करवानी थी, ये फॉर्म भर दिया है, ये पेमेंट हो जाएगी, आपने कहा लो जी अभी हो जाएगी, हम अभी हमारे पास बहुत पैसा, हमारे पास लंदन में अकाउंट्स हैं, वहां से पेमेंट करा देते हैं आपकी। तो जो आपने रेमिटेंस की है बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ध्यान से, टीटी रेट के ऊपर रेमिटेंस जो की है, वहां आपने पैसे भेजे हैं किसी को, मतलब कि आपका कस्टमर आया जिसने कहा ये पेमेंट कर दो, तो अब आपने अपने अकाउंट में से पैसा निकाला होगा, तो ये यहाँ डेबिट होना चाहिए, बैलेंस नीचे जाना चाहिए। ये देखें, तो अगर इसे हम अपने स्टाइल में बना रहे होते तो हम यहाँ लिख देते टीटी रेमिटेंस डेबिट। कितना डेबिट है सर, ये अमाउंट आप देख लें सर, एक बार देखेंगे हम इस चीज को, 37,500। दिस इज द ओनली थिंग विच इज बेसिकली इफेक्टिंग द कैश पोजीशन, बाकी सारी चीजें तो ओके ही हैं। तो 37,500 यहाँ लिखा। अब इसके बेस पे एंड ऑफ द डे अभी भी पैसा मेरे पास है ही है, जैसे वो हमारे बैंक वाले करते हैं ना कि ये बाद पूछो क्या बैलेंस है, तो 65,000 में से ये हटा दो, 27,500 का क्रेडिट बैलेंस बना हुआ। अब मैं इसको कोई गलत गुलत नहीं कह रहा, बट वो थोड़ा ऐसे है कि हमें डेबिट क्रेडिट लिखने की जैसे आदत है, हमसे वैसे लिखा जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ तक इस क्वेश्चन को करना, पहले एनालाइज करना फिर आगे बढ़ना, क्योंकि आगे कुछ थोड़ा हाई फाई करेगा भाई, फिर तुम इधर उधर हो जाओगे। व्हाट स्टेप यू हैव टू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस और 7500 पाउंड इन नोस्ट्रो अकाउंट। कहते जी आप नोस्ट्रो अकाउंट में सिर्फ 7500 पाउंड ही रखना चाहते हैं, आप रखना ही नहीं चाहते 27,500, तो 20,000 बेच दो, निकाल लो उसमें से। कहता है टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ दिस मच इन नोस्ट्रो यू हैव टू सेल 20,000 इन स्पॉट। कहता है 20,000 आपको स्पॉट पे बेचने पड़ेंगे, 20,000 स्पॉट पे बेचने पड़ेंगे। अब अगर स्पॉट पे बेच दिए, ध्यान से समझना, बेचने का मतलब सेल करना है, तो 20,000 की सेल की एंट्री यहाँ और हो जाएगी, क्योंकि मेरे को एक्सचेंज पोजीशन भी देखनी है ना। अगर मैं कहता हूँ जी मैं 20,000 बेचने चला, तो भाई ऐसे तो तू बेचने चला नहीं, साथ में तेरी एक्सचेंज पोजीशन ने भी इफेक्ट होना है। तो एक मिनट भाई, इसको क्या हो गया, एक्सचेंज पोजीशन बेसिकली इफेक्ट होगी। एक मिनट। एक्सचेंज पोजीशन यहाँ अगर 20,000 की एंट्री और हो जाती है भाई, ये 20,000 आपकी और एंट्री हो जाती है, तो ये तो सेल परचेज बराबर हो जाएंगी, एक्सचेंज पोजीशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, नील। इतना समझ आया? दोबारा सुनो, हमें नोस्ट्रो अकाउंट में 27,500 का बैलेंस है, पर हम कहते हैं जी हमें तो 7500 रखना है, तो बेच दो ना, $20,000 उसमें से निकाल के बेच दो। बेच दिए सर, पर जैसे ही बेचे तो सेल काउंट होगी, सेल काउंट होगी तो ये बैलेंस आ गया नील। अब सुनो, कहते जी मेरे को ओवरबॉट पोजीशन 7500 रखनी है। ओ भाई तू क्या चाहता क्या है? कहता भाई दोनों 7500 चाहता हूँ। अब तुमने मेरी कैश पोजीशन तो 7500 करा दी, पर हमने कहा जी वो कराते कराते आपकी जो एक्सचेंज पोजीशन है वो नील हो गई है। कहता कोई बात नहीं बेटा, और खरीद लो। देखो कितना अच्छा समझाया है। देखो कहता है इन ऑर्डर टू मेंटेन 7500 कैश बैलेंस इन नॉस्ट्रो यू विल हैव टू सेल 20,000 इन स्पॉट, जिससे ओवरबॉट एक्सचेंज पोजीशन नील हो जाएगी। सिंस बैंक रिक्वायर ओवरब्रॉड पोजीशन, कहता आपको चाहिए 7500 चाहिए, तो भाई खरीद लो, 7500 फॉरवर्ड मार्केट में खरीद लो। क्योंकि अगर आप कहोगे जी हम कैश बेसिस पे खरीदने लगे हैं, तो फिर यहाँ 7500 ऐड हो जाएगा, ये आप कर नहीं सकते। पर आपको कैश बैलेंस तो चाहिए नहीं, आपको कैश बैलेंस नहीं और बढ़ाना है, कैश बैलेंस ऑलरेडी ओके है, आपको एक्सचेंज पोजीशन का बैलेंस बढ़ाना है, इसलिए आपने फॉरवर्ड मार्केट में खरीदना है। तो भाई बड़ी शानदार चीज है ये। अब हमारा ये क्वेश्चन है जी, वहाँ सिर्फ फिगर्स ही अलग होनी है बेटा, और तो क्या ही है। तो एक्सचेंज पोजीशन के बैलेंस ये वो सब देखने चलते हैं कि आईसीआई ने किस तरह बनाया, कोई गलती गुलती तो नहीं है, हमारी समझने की गलती तो नहीं है, आईसीआई की गलती नहीं कह रहे भाई। तो देखें भाई, तो ये देखें जी,
यू एज ए डीलर इन अ फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोजीशन। एक तो नॉस्ट्रो अकाउंट में 2 लाख पाउंड पड़े हैं। ओवरबॉट पोजीशन है 1 लाख पाउंड की। एक्सचेंज पोजीशन में परचेज की तरफ लिख लेना इसे। ओवरबॉट है तो इधर लिख दिया। अब आप ट्रांजेक्शन पढ़ी जाओ और यहाँ पे डालते जाओ। परचेज द बिल ऑफ लंदन, परचेज में ऐड। सोल्ड फॉरवर्ड, सेल में दिखाओ। तो एक परचेज में गया, एक सेल में गया। ठीक है भाई, दोनों ओके अभी तक तो। और सुनता जा। परचेज्ड फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्या समझाया था कि फॉरवर्ड परचेज करोगे तो परचेज में ऐड होगा, परचेज कैंसिल करोगे तो परचेज का रिवर्सल है, मतलब इसमें दिखा दो सेल में। ये देखो जी, कैंसिलेशन कर दी। अब टीटी बेसिस पे रेमिटेंस बेची तो सेल ही है भाई। ड्राफ्ट वापस आ गया, कैंसिल करना है तो परचेज माना जाएगा। ये लो। अब आपकी परचेजिंग का टोटल बना जी 320। सेल्स का टोटल बन गया आज का 330। तो ओवर सोल्ड पोजीशन है जी आपकी 10,000। 10,000 की ओवर सोल्ड पोजीशन है। ये क्वेश्चन करके आपको भी पल्ले पड़ेगा कि बैंक वाले किस तरह ये सारा मायाजाल चलाते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि ट्रांजेक्शन आपस में ही हेज हो जाए, जितनी परचेज हो उतनी सेल हो। समझ रहे कि नहीं। अब इसमें 10,000 ओवर सोल्ड है, मतलब बैंक को यहाँ ने बिकवाली ज्यादा कर दिया एज कम्पेयर टू परचेजिंग। अब जो इनका नोस्ट्रो अकाउंट है भाई, उसमें क्रेडिट बैलेंस 2 लाख पाउंड का है। एक ही एंट्री भाई सारे इसमें हुई है जिसमें पैसे निकले। रेमिटेंस कराई है इन्होंने 1.5 लाख पाउंड की। 1.5 लाख पाउंड कराने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 पाउंड बचता है। आप उसे डेबिट क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट की तरह बना लो, कोई चक्कर नहीं है। 50,000 पाउंड बैलेंस बचता। अब ये कुछ ना कुछ यहाँ कहेगा कि इसे ऐसे कर दो वैसे कर दो। कहता है यार हमें ना यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 65,000 चाहिए नॉस्ट्रो में, तो खरीदना पड़ेगा। 15,000 पाउंड और खरीद के जमा कराने पड़ेंगे। बैंक हैज टू बाय स्पॉट 15,000 GBP टू इंक्रीज द बैलेंस टू 65। 15 की परचेज करोगे तो 65 हो जाएगा। पर सर अगर हम 15 की परचेज करेंगे, ध्यान से सुनो फिर। 320 पहले परचेजेज हैं, उसमें 15 की परचेज ऐड होएगी, 335 हो जाएगा। 330 की सेल है, बैलेंस यहाँ 5 हो जाएगा एक्सचेंज पोजीशन का। यहाँ क्या बैलेंस चाहते हो ये भी बता दो। कहता हमने ओवर सोल्ड पोजीशन रखनी है 20,000 की। ओहो, ओवर सोल्ड ही रखनी है, ओवर बॉट नहीं। सर ये तो अब बॉट हो गया सर। 5 सोल्ड करना था, 20। 25 और बेच दो, 20 सोल्ड आ जाएगा। 5 बॉट आ गया ना। आपको 20 सोल्ड दिखाना है तो 25 बेच दो फॉरवर्ड बेसिस पे। ये देखो, कहता है ऐसा 15,000 करने से आपकी ओवरबॉट पोजीशन 5 आ जाएगी। कहता बैंक रिक्वायर्स एन ओवर सोल्ड पोजीशन ऑफ 20, तो इसलिए 25,000 GBP बेच दो। तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मतलब कि भाई अगर मौका मिले और आपको MCQ के सिनेरियो कहीं पे भी मिल जाइए तो मतलब अपना क्वेश्चन बना ले सीधा, तो स्टूडेंट का फ़ायदा है। 4 नंबर दे जाएगा आपको। और एक कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़रूरी होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं सर। ये एडवांस कैपिटल बजटिंग का यार मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आ जाओ इसको भी निपटा लो अभी के अभी। देखो भी इन्होंने लिखा है कि JB कंसल्टेंसी ग्रुप डिटरमिन द रिलेटिव यूटिलिटीज ऑफ द कैश फ्लो ऑफ 2 फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स फॉर इट्स क्लाइंट एज अंडर। यूटिलिटी वैल्यूज दे रखी हैं, अब कैश फ्लोज डाले हुए हैं, यूटिलिटी बताई हुई है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कैश फ्लो 1.5 लाख है, -100 यूटिलिटी है। जैसे जैसे कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो रहा है, जैसे ये देखें जी, कम नेगेटिव हुआ, यूटिलिटी की वैल्यू भी कम नेगेटिव होगी। पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से फिर नीचे जाने लगा, यूटिलिटी कम होगी। बस इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह दी होगी तो कहानी खत्म हो जाएगी यार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लो और प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। देखो ऊपर जो दिया हो उनकी यूटिलिटीज दे रखी हैं, यहाँ इन कैश फ्लो के आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। जैसे -150 की प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। यूटिलिटीज देखो जी इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटी पैसे के साथ है कि अगर इतना पैसा डूब गया तो -100 यूटिलिटी, इतना पैसा बना तो 10। ये यूटिलिटी नंबर्स दिए हुए हैं। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारा कैश फ्लो क्या क्या हो सकता है, और साथ में प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि भाई अगर आपको कोई कहे कि यहाँ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल दो, वो तो तुम मिनट में निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके। दोनों के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएंगे। पर अगर कोई आपको कहे कि नहीं भाई ये नहीं करना है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाल लो दोनों प्रोजेक्ट्स की। अब जिसने तो भाई ये चैप्टर किया हुआ वो कहेगा वो भी आता है, उसमें क्या है। जिसने नहीं किया हो तो 2 मिनट देख ले भाई। आ जा भाई, तू भी देख ले 2 मिनट। ये देखें भाई, इन्होंने इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई किया। वहां पे इन्होंने प्रोजेक्ट एक्स को पहले उतारा,
उसके सारे कैश फ्लो लिख दिए, आगे उसके साथ प्रोबेबिलिटी दी हुई थी वो लिख दी। मैं कहा ये यहाँ से देख दूं आपको, कुछ टेम्परिंग नहीं है। अब यहाँ से यूटिलिटी इसको देख के लिखनी है, मतलब -150 की यूटिलिटी -100 है, -1 लाख की -60 है, अगली वैल्यू वहाँ 1.5 लाख है, 1.5 लाख की यूटिलिटी 40 है। तो ये सारी यूटिलिटीज लिख के उस पर लगा दी गई है प्रोबेबिलिटी। फिर यूटिलिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आती है। फिर है जी प्रोजेक्ट वाई, इसके कैश फ्लोज पड़े, प्रोबेबिलिटीज पड़ी हैं, यूटिलिटीज पड़ी हैं। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी आती है 17.55। अब आप एक समझदार बंदे हैं, आपने किसको सिलेक्ट करना, भाई ध्यान ये देना आपने। देखो यूटिलिटी वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे जो यूटिलिटी वैल्यू है वो 17.55 है। इन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सिलेक्टेड एज इट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज मोर। भाई थोड़ा देख लें, समझ लें अच्छे से। प्रोजेक्ट एक्स की यूटिलिटी एक बार हम काउंट करना चाहेंगे भाई, कि भाई ये ना हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये देखें सर, ये देखें, ये तो नेगेटिव है, तो 22 नेगेटिव माइनस ये 6 अभी भी नेगेटिव चल रहा है, 2 की यूटिलिटी आती है। यहाँ पे अगर हम देखें जो कैलकुलेशन है आपके सामने है, तो 16.16 प्लस 5 प्लस 3 24 -6 -0.45। यूटिलिटी वैल्यू तो बेटा यहाँ ज़्यादा आ रही है वाई में। अब मैं थोड़ा सा इस पे एक काम और कर सकता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल में जा सकते हैं, क्योंकि नया नया सब एडवांस कैपिटल बस्टिंग ये वो देख सकते हैं जाके भाई, कि वहाँ क्या सीन है। एक मिनट भाई, थोड़ा टाइम लगेगा है, क्योंकि ये चीज़ साथ साथ ही हमें आपको चेक करानी पड़ रही है। एडवांस कैपिटल बस्टिंग वाला कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? चैप्टर 5 या ऐसा कुछ है, ECB एडवांस कैपिटल बस्टिंग। एक मिनट चेक कर लें। क्योटी वैल्यूएशन आ गया, या सर उधर से ही डाउनलोड कर लो, क्योटी एनालिसिस आ रहा है। ये वहाँ तो ये लो सर, एडवांस कैपिटल बस्टिंग यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो इस तरह का एक सम यहाँ भी देखा गया था कि भाई यूटिलिटी का सवाल यहाँ पे भी है हमारे कि नहीं। यूटिलिटी, ये लो जी, ये यूटिलिटी फंक्शन आ तो गया सर, सवाल भी मेरे को लग रहा है मेरे को सेम ही मिल जाएगा। मतलब चलो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो यहाँ सवाल आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट यही आंसर भी पहुंचे जी बाई चांस। अब देखें ध्यान से, यहाँ प्रोजेक्ट ए की यूटिलिटी 2 है, प्रोजेक्ट बी की यूटिलिटी 17.55 है, और प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड लिखो। यार यूटिलिटी वैल्यू जिसमें ज़्यादा वही सिलेक्ट करना, या आप लिख रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सिलेक्टेड। नहीं सर, ये थोड़ा मुश्किल है समझाना, क्योंकि देखें बच्चा भी कहेगा ये कैसे भाई, यूटिलिटी वैल्यू जहाँ यूजफुलनेस ज़्यादा उसी सिलेक्ट करना, तो इसको काइंडली इग्नोर करें। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने था कोई कॉरिजेंडम इशू कर दिया हो, कोई एरर फाइल दे दी हो, बट यार देखो गिवन डे पेपर में आपने खुद भी दिमाग लगाना है, यूटिलिटी इतनी ज़्यादा उसी सिलेक्ट करेंगे। और ये जो आपका तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मॉड्यूल का पड़ा है, बी शुड बी सिलेक्टेड, तो थोड़ा या ध्यान से इसको हम कह देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हल्की सी कैरर है, बट वही काइंडली इग्नोर वाली हुआ है कि भाई आप खुद भी संभाल सकते हैं, एक्स शुड बी सिलेक्टेड तो नहीं बनता यहाँ पे। इतना रखते हैं जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। डन है।